स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं, जिस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि तुर्की के लिए इजराइल एक स्टार्टर है और भारत मुख्य खाना है। आखिरकार तुर्की ऐसा क्यों सोच रहा है? वहीं इसका काट इजराइल और भारत ने क्यों निकाल लिया है? इजराइल ने क्यों कहा है कि भारत का साथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी अगर देखें ना तो तुर्की की जो नीतियां हैं, जो विदेश नीति है, वो विदेश नीति एकदम अलग है। तुर्की के लिए इजराइल एक स्टार्टर है, ये माना जा रहा है। जो इसकी विदेश नीति है वो सोच रहा है कि तुर्की को हम निगल लें और उसके बाद मेन टारगेट किसे बनाएं? हम भारत को बनाएं। अब ऐसा क्यों सोच रहे हैं? तुर्की के साथ भारत का क्या विवाद है? तुर्की के साथ पर्सनली भारत का कभी कोई विवाद रहा नहीं है, लेकिन अर्दोगन की जो नीति है ना, अर्दोगन की नीति सिर्फ बयानबाजी नहीं है, बल्कि आजकल अर्दोगन जिस तरीके से एक्शन ले रहे हैं वो एक्शन बता रहा है कि अर्दोगन भारत को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। समस्या अर्दोगन के साथ क्या है? अर्दोगन चाहते हैं ऑटोमन साम्राज्य का विस्तार। चलो, ऑटोमन से हमारा तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि मुस्लिम दुनिया का खलीफा बने अर्दोगन। तो अगर मुस्लिम दुनिया का खलीफा बनना है तो पहला टारगेट इनके नजर में है कि इजराइल ने मुस्लिमों को बहुत ज्यादा परेशान किया है, जिस तरीके से अरब देशों को परेशान किया है, आसपास के इलाकों को परेशान किया है। तो यहाँ तुर्की चूंकि नाटो का मेंबर भी है, तुर्की का अपना डिफेंस एक्सपोर्ट भी होता है, साथ ही साथ तुर्की F-35 विमानों को हासिल करने की कोशिश भी कर रहा है, यानी लगातार अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है सैन्य तौर पर। तो यहाँ ये चाहता है कि सबसे पहले इजराइल को रास्ते से हटाया जाए। हालांकि ये इतना आसान नहीं है। अर्दोगन सपना देख रहे हैं, लेकिन जो सपना है वो बहुत खतरनाक है। आप देखेंगे कई बार अर्दोगन ने ऐसे बयान दिए हैं इजराइल को लेकर जो बहुत कठोर रहे हैं। कई बार उन्होंने नेतन्याहू को साफ तौर पर एक आतंकवादी कहा है। कई बार बहुत तरह की स्टेटमेंट उनकी तरफ से देखने को मिले हैं। न सिर्फ स्टेटमेंट बल्कि कुछ एक्शन भी देखने को मिले हैं इजराइल के प्रति, और ये सीरिया में बड़ा एक्शन देखने को मिला है। सीरिया में जो बदलाव हुआ है, इस बदलाव के बाद इजराइल भी एक्टिव हो चुका है। दूसरी बड़ी बात ये है कि तुर्की वो देश है जो हमास को अपने घर में शरण देता है। उसके नेता वहाँ बैठते हैं, डील करते हैं, मीटिंग करते हैं। अर्दोगन ने सूडानी राष्ट्रपति उमर अल बशीर, जिनके ऊपर नरसंहार का आरोप था, उनको भी शरण दिया। वहीं भारत की बात करें तो इनका टारगेट क्या है कि पाकिस्तान के समर्थन से, बांग्लादेश के समर्थन से ये किसी भी तरीके से भारत को भी घेरे और भारत में भी एक बड़ा बदलाव लाए। देखने को मिल रहा है जिस तरीके से तुर्की चैरिटी का इस्तेमाल कर रहा है, व्यवसाय का इस्तेमाल कर रहा है, प्रेस का, एनजीओ के जरिए भारत के आसपास के क्षेत्रों में भी अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और अर्दोगन की नीतियां केवल बयानबाजी नहीं है। इसका एक उदाहरण देखिए, अर्दोगन ने कथित तौर पर बांग्लादेश के साथ एक लगभग डील फाइनल कर ली है, और ये डील किस चीज की है? ये डील हथियारों की डील होने वाली है। तुर्की और बांग्लादेश के बीच में एक प्रमुख रक्षा समझौता लगभग फाइनल हो चुका है, जो बांग्लादेश को तुर्की के एडवांस सैन्य टेक्नोलॉजी प्रदान करेगा। ये सौदा केवल हथियारों की खरीद तक सीमित नहीं है, बल्कि को प्रोडक्शन पर भी केंद्रित है, जो बांग्लादेश की सैन्य स्वावलंबन को बढ़ावा देगा। कहा जा रहा है कि ये केवल हथियार सौदा नहीं है, बल्कि बांग्लादेश के लिए संप्रभुता की पहल है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगन की दुनिया भर में अपने प्रभाव बढ़ाने का नीति का हिस्सा है, जो काला सागर से बंगाल की खाड़ी तक पहुंच बना रहा है। बांग्लादेश म्यांमार की सीमा पर अस्थिरता से जूझ रहा है। इसी बीच कहा जा रहा है कि शायद लंबी दूरी का डिफेंस सिस्टम बांग्लादेश दे सकता है तुर्की को। इसके अलावा लड़ाकू ड्रोन, निगरानी वाले, टोही वाले, हमले की क्षमता वाला किलर ड्रोन भी दे सकता है। कई ड्रोन ऐसे हैं जिनका को प्रोडक्शन कर सकता है एक दूसरे के साथ मिलके। अगर राजनीतिक प्रभाव की बात करें तो बांग्लादेश में भारत चीन के बीच अपनी स्थिति को मजबूत करना चाह रहा है तुर्की। वहीं दूसरी तरफ व्यावसायिक और शक्ति प्रदर्शन भी करना चाह रहा है, बंगाल की खाड़ी में पैर जमाना चाह रहा है। यह अर्दोगन का नया ऑटोमन नीति है। भारत के लिए ये नई रणनीतिक सिरदर्द भी है, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अभी ये सब कुछ जो हो रहा है ना, बहुत शुरुआती है, और इस शुरुआती में भारत इस पर
एक्शन ले सकता है। कैसे एक्शन ले सकता है? तो आपने एक चीज नोटिस करा होगा, इजराइल और भारत चाहे कुछ भी हो रहा है, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ रहे हैं। आजकल मीडिया में ना कुछ ऐसी भी चीजें निकल कर आ रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि देखो इन दोनों ने डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया, ये डिफेंस पैक्ट साइन करना ठीक नहीं है, इजराइल तो दुनिया भर में समस्याओं को खड़ा करता है, ऐसे करना बिल्कुल ठीक नहीं है, भाइयों की तरह हथियार बंद हो गए हैं ये लोग, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, नेहरू के नॉन अलाइनमेंट से ये अलग है। पर यहाँ पर ये क्यों जरूरी हो जाता है? स्क्रीन पर आप देख सकते हैं रूबेन अजार, इन्होंने भी इस बात को कहा है। पहली बात तो ये इजराइल और भारत दो ऐसी शक्तियां हैं जिनको अपने आप को बचाकर बढ़ाना भी है, क्योंकि ये अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग तरीके से अलग अलग समस्याओं से जूझ रही हैं। साथ ही साथ डिफेंस पैक्ट साइन होना और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि इजराइल जहां अच्छे से अच्छे हथियार का निर्माण कर सकता है, वहीं भारत के पास इस वक्त इकोनॉमिक्स ताकत भी है, साथ ही साथ जनशक्ति भी है, और इस वजह से तेजी से उत्पादन हो सकता है। इसी बात को राजदूत रूबेन अजार ने कहा भी, भारत विश्व शक्ति है और मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित करने के लिए ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि वैसे तो हमास के साथ युद्ध विराम समझौता हो गया है, 13 अक्टूबर को लागू हुआ है, लेकिन हमास अगर पालन नहीं करेगा तो फिर मुश्किल है। अगर हमास पालन करता है तो यहाँ गाजा को फिर से बनाना है, और ये $200 बिलियन का अवसर है। अजार ने कहा कि भारत एक विश्व शक्ति है, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, हमारे क्षेत्र में इसके बहुत से हित जुड़े हुए हैं, जनशक्ति, लॉजिस्टिक, व्यापार, इंफ्रास्ट्रक्चर। उन्होंने आगे कहा कि हमास को सत्ता से हटाना जरूरी है, क्योंकि कोई भी गाजा का पुनर्निर्माण नहीं करेगा अगर हमास सत्ता में रहे, लेकिन अगर योजना लागू हुई तो सभी इसके लिए आशा और अवसर है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि भारत की भूमिका बहुत ज्यादा है, आर्थिक अवसर भी है और भारत के अंदर जनशक्ति भी है। इजराइल ने निर्माण क्षेत्र में 20,000 नए भारतीय कुशल श्रमिकों को भर्ती किया है, जो पहले से 20,000 है, उसके अलावे 20,000। अजार ने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था युद्ध के दौरान भी बढ़ रही है, इसलिए ये संख्या और बढ़ेगी। इसके अलावे डिफेंस के पैक्ट हुए हैं, रक्षा सहयोग मजबूत हो रहा है, ड्रोन और एडवांस हथियारों का संयुक्त उत्पादन हो रहा है, कृषि, टेक्नोलॉजी और भी कई चीजों में साझेदारी बढ़ी है। अजार ने कहा कि हम एक दूसरे पर निर्भर रहना चाहते हैं और समाधान विकसित करना चाहते हैं। ये जो इंटरव्यू है ये संबंधों की बहुआयामी मजबूती को दिखाता है। रक्षा में जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग, अर्थव्यवस्था में निवेश और शक्ति में एक दूसरे का साथ आना, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। खैर, अजार जिस तरीके से भारत के साथ आते हुए दिख रहे हैं और इजराइल और भारत की मजबूती दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, ये बहुत ही ज्यादा सही है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।